हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सार्वभौमिक शिक्षा के संदर्भ में अध्यापक की भूमिका के बारे में बात करेंगे। जो सार्वभौमिक शिक्षा है, यूनिवर्सल एजुकेशन है, उसके कंटेक्स्ट में एक टीचर का क्या रोल होता है। तो देखिए, वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है। इसके अंदर हम लोग ये लगा लो, आप 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है बीएड में, वो क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेगा। तो इसके अंदर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। इसके बाद देखिए टीचर के बारे में जानेंगे, टीचर का क्या जो स्थान होता है एक शिक्षा में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो प्रभावशाली शिक्षक है उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो इन सभी गुणों को हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्कूल में मुख्याध्यापक तथा अध्यापक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो स्कूल के अंदर मुख्याध्यापक का और अध्यापक का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थान होता है। वास्तव में अध्यापक किसी भी संस्था की सफलता के आधार होते हैं। मतलब कोई भी संस्था है, उसके जो मेन बेस जो है उसका, वो टीचर ही है। बच्चे का विकास मुख्यतः अध्यापकों पर ही आधारित होता है, जिनसे वे शिक्षा प्राप्त करते हैं। निसंदेह बच्चा स्कूल में प्रतिदिन केवल 5-6 घंटे ही रहता है और उसका जो बाकी का समय है वो घर पर बीतता है। परंतु स्कूल में गुजारे गए समय का अपेक्षाकृत अधिक महत्व है, क्योंकि बच्चे के विकास में वह समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, जो मुख्याध्यापक और अध्यापक है, इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है स्कूल के अंदर। अध्यापक जो है संस्था के आधार होते हैं इसकी सफलता के, ठीक है। और बच्चे का जो विकास है वो इन्हीं पर आधारित होता है, इन्हीं अध्यापकों पर आधारित होता है, जिनसे बच्चे शिक्षा लेते हैं। अब स्कूल के अंदर बच्चे 5-6 घंटे ही रहते हैं, बाकी का समय अपने घर पर व्यतीत करते हैं। फिर भी ये जो समय है ये इनके विकास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। अतः यह आवश्यक है कि अध्यापक तथा मुख्याध्यापक स्कूल में क्या हो, स्वस्थ वातावरण का निर्माण करें, ताकि बच्चे स्कूल की ओर आकर्षित हो। और स्कूल में स्वस्थ वातावरण का निर्माण तभी हो सकता है जब अध्यापकों में कुछ अनुपम गुण हो। अब उन्हीं गुणों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक स्कूल के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और अट्रैक्ट तभी होंगे जब टीचर्स के अंदर कुछ क्वालिटी होंगी। समाज की प्रगति में मुख्यतः स्कूलों पर आधारित होती है, क्योंकि आज स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कल देश के भावी नागरिक बनेंगे और वे देश की सफलता में अपना योगदान देंगे। देश के विकास में उनका रोल होता है। स्कूलों के गुणों का अनुमान उनके अध्यापकों से ही लगाया जा सकता है। निसंदेह कहा जाता है, देखिए, कि जो अध्यापक होते हैं ना, वे स्कूल की रीढ़ की हड्डी होते हैं। गांव में तो अध्यापकों को और भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि वहाँ स्कूल जो है वो समुदाय जीवन का केंद्र होते हैं। गांव में अध्यापक को विशेष स्थान प्राप्त होता है। गांव में क्या होता है, समुदाय का केंद्र होते हैं, ठीक है। विद्यालय भी एक समुदाय है, और उस समुदाय के केंद्र में कौन है, टीचर होते हैं। टीचर की काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है समाज के अंदर। अब देखिए, अध्यापक के बारे में देखते हैं। अध्यापक शिक्षा पद्धति का केंद्र बिंदु है। H.G. वेलेज इनके अनुसार क्या है, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। अब मनु ने क्या कहा है, अध्यापक को ब्रह्मा का रूप बताया है।
एक भारतीय प्रार्थना के अनुसार गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है, वह समूचा ब्रह्मांड है, उसे प्रणाम। निसंदेह वह सभ्यता की प्रगति का प्रकाश स्तंभ है। अब देखिए प्रोफेसर हुमायूं कबीर के कथन अनुसार अच्छे अध्यापकों के बिना शिक्षा की सर्वोत्तम पद्धति भी सफल नहीं हो सकती। अच्छे अध्यापकों से शिक्षा पद्धति के दोषों को भी दूर किया जा सकता है। मतलब टीचर जब तक अच्छे नहीं होंगे, हम कोई इतना भी बढ़िया मेथड क्यों ना अपना ले, शिक्षा जो है वो सफल नहीं हो सकती। अब यदि टीचर अच्छे हैं और जो मेथड है उसके अंदर कोई कमी है, तो वो कमी भी दूर हो सकती है। इसलिए ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जिनमें अनुपम गुण हो। अध्यापक का काम केवल सूचना देना नहीं है, उसे एक समाज सुधारक का काम भी करना है। नैतिकता का प्रचार करना होता है, राष्ट्र को संगठित करना होता है। अब कबीर ने तो गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। अब कबीर का एक दोहा है, गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिंद गोबिंद दियो मिलाए। तो इसका देखिए क्या मतलब होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई शिष्य है, तो उसके सामने एक तरफ तो गुरु खड़ा है और दूसरी तरफ भगवान खड़ा है, तो वो किसके चरण छुएगा। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि यहाँ पर जो है गुरु का स्थान वो उससे भगवान से बड़ा होता है, क्योंकि उसी के जरिए जो है भगवान से वो व्यक्ति मिला है या जो शिष्य है वो मिलता है। आगे देखिए शिक्षा का जो महत्व है उसका उल्लेख मुदालियार आयोग ने भी किया है। उन्होंने क्या कहा है, हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन है, अध्यापक है। तथा व्यक्तिक गुण, उसकी शैक्षिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक जीवन, प्रशिक्षण, स्कूल एवं समुदाय में उसका स्थान, ये सारी चीज़ें भी क्या है, महत्वपूर्ण है। कि भाई टीचर के अंदर कैसे गुण है, क्या उसकी योग्यता है, क्या उसका प्रशिक्षण रहा है व्यावसायिक जीवन का, और स्कूल में और समुदाय में उसका क्या स्थान है। स्कूल की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव का उस समय उस काम कर रहे अध्यापकों पर आधारित होता है। तो देखिए स्कूल कितना फेमस है या समुदाय जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसमें जो भी टीचर काम करते हैं ना, वो उसी के ऊपर बेस होता है। अब वस्तुतः हमें अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता होती है, ऐसे अध्यापक जिनमें गुरुओं के बुनियादी गुण हो। अब इस संदर्भ में कोठारी आयोग ने क्या कहा है, शिक्षा को गुणात्मक रूप से प्रभावित करने वाले सभी तत्वों में अध्यापक के गुण, कुशलता तथा चरित्र महत्व निसंदेह सर्वोपरि है। मतलब जितने भी फैक्टर टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अध्यापक के अंदर क्या गुण है, क्या उसकी कुशलता है, क्या उसका चरित्र है, ये सबसे ऊपर है। आगे देखिए हुमायूं कबीर लिखते हैं, शाब्दिक अर्थ में जो शिक्षक हैं या अध्यापक हैं वो राष्ट्र के भाग्य के निर्माता हैं। प्राचीन भारत के ऋषिवर मुनि कहते हैं, अपनी माता के प्रति श्रद्धा द्वारा बालक इस विषय को प्राप्त करता है। पिता के प्रति जो श्रद्धा है उसके द्वारा जगत को, और शिक्षक के प्रति जो श्रद्धा होती है उससे ब्राह्मण जगत को प्राप्त करता है। मतलब ऋषिवर, जो प्राचीन ऋषिवर हैं, वो क्या कहते हैं कि माँ के प्रति श्रद्धा होगी तो इस विषय को प्राप्त करेगा बच्चा, पिता के प्रति होगी तो पिता के द्वारा जो है मध्य जगत को, और शिक्षक के प्रति जो होगी वो ब्राह्मण जगत को। अब देखिए हम प्रभावशाली शिक्षक के गुण देखते हैं। अध्यापक को किसी व्यवस्था के कारण
शिक्षक व्यवसाय में प्रवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अपनी रुचियों और प्रवृत्तियों के आधार पर ऐसा करना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जिनकी उम्र निकलने को होती है, वो क्या करते हैं, जानबूझकर टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं। उनका इंटरेस्ट नहीं होता उसमें, ना उनकी प्रवृत्तियाँ नहीं होती। तो ऐसे लोगों को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वह इस व्यवसाय में नाम कमा सकता है जब उसके अंदर निम्नलिखित गुण होंगे या होने चाहिए। अब 4 गुण हैं, फिर इनके अंदर और भी इसकी कैटेगरी है, या इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब एक टीचर के अंदर 4 गुण होने चाहिए। कौन कौन से हैं? शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, ये एक टीचर का पहला गुण है। इसके बाद दूसरा है व्यावसायिक आवश्यकता से संबंधित गुण। तीसरा है व्यक्तित्व से संबंधित गुण। चौथा है दूसरों से संबंध स्थापित करने के गुण। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से क्या मतलब है। इससे ये मतलब है कि टीचर की जो क्वालिफिकेशन वगैरह है या तो उसका एक्सपीरियंस वगैरह है वो अच्छा होना चाहिए, और टीचर को अपने जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर अच्छी उसकी कमांड होनी चाहिए, उसको जो है सामान्य जानकारी होनी चाहिए, दैनिक जीवन की समस्याओं जो समाज में चली हुई है उनको टीचर का ज्ञान होना चाहिए। टीचर को करंट अफेयर का भी पता होना चाहिए। टीचर ऐसा होना चाहिए कि भाई अखबार वगैरह पढ़ता हो, उसको पता हो समाज में क्या चल रहा है। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पर व्यावसायिक आवश्यकताओं से संबंधित गुण क्या हैं। अब एक टीचर बनने के लिए जो गुण चाहिए वो होने चाहिए उसके अंदर। उसको चाइल्ड साइकोलॉजी का पता होना चाहिए, रिसर्च वगैरह की उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, ताकि नए नए मेथड को वो सीख सके, अडोप्ट कर सके, सेल्फ एनालिसिस कर सके टीचर। और टीचर के अंदर पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए, एक सच्चा देशभक्त होना चाहिए टीचर। और क्लास में शिक्षण से पहले टीचर को तैयारी करके आना चाहिए, ये नहीं कि भैया ऐसे ही मुंह उठाया और बुक लेके आ गया क्लास में, किसी बच्चे को खड़ा करके पाठ पढ़ा दिया और प्रश्न लिखवा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर। फिर तीसरा है व्यक्तित्व से संबंधित गुण क्या क्या होने चाहिए। अब टीचर की बच्चे नकल करते हैं, बच्चे उसको अपना आदर्श मानते हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी सही होनी चाहिए ना। टीचर का चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसका मन साफ होना चाहिए, और टीचर के अंदर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। टीचर का जो चेहरा है वो मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, ये नहीं है कि भाई ऐसे गंदा सा मुंह लेके आ गए फिर बच्चे भी ऐसे ही वो करेंगे। उसकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके अंदर एक सूझबूझ होनी चाहिए, और टीम लीडर की भावना भी होनी चाहिए उसको कि भाई पूरी टीम को लेकर वो चले। इसके बाद देखिए दूसरों से संबंधित कारक क्या है। अब दूसरों से संबंध भी तो स्थापित करता है टीचर भाई, और टीचरों के साथ भी कांटेक्ट में रहता है, प्रिंसिपल के साथ है या स्कूल में और जो फैकल्टी मतलब और स्टाफ मेंबर है, जैसे ड्राइवर है या कोई माली हो गया, चपड़ासी हो गया, उसके साथ उसके कैसे संबंध है। अब जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों के, उनके साथ कैसे संबंध है। तो संबंध स्थापित करने के गुण भी होने चाहिए ना, उसके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए भाई, अच्छे से बात को दूसरों की समझ सके, उसको जो है अपनी बातें दूसरों को बता सके, ठीक है। और टीचर जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई स्कूल के अंदर पॉलिटिक्स करा दे टीचर, समझदार होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे टीचर की चुगली वगैरह ना करे या अपना ही बेनिफिट ना देखे। तो ये सारे गुण हैं जो टीचर के अंदर होने चाहिए। अब इन चारों गुणों के अंदर ये सारे गुण आएंगे, अभी हम लोग इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं योग्यता एवं अनुभव। एक सफल अध्यापक बनने के लिए विद्वता संबंधी योग्यताएं ऐच्छिक ही नहीं आवश्यक है। अब देखिए एक सफल टीचर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं। सबसे पहली तो है विषय वस्तु का सुदृढ़ ज्ञान होना चाहिए टीचर को। अब कोई भी अध्यापक अपना शिक्षण कार्य तब तक सफलतापूर्वक नहीं कर सकता जब तक उसको अपने सब्जेक्ट का संपूर्ण ज्ञान न हो। अब विषय का यदि अपूर्ण ज्ञान होगा तो उसके लिए हानिकारक होगा। अध्यापक जो है वो प्रथम कोटि का विद्यार्थी होना चाहिए। अनेक बातों की केवल सूचना याद रखने से टीचर जो वो प्रभावी नहीं हो सकता।
अब वेदों के अनुसार क्या है, ज्ञान और क्रिया, इनका संयोग एक मनुष्य को प्रकाश प्रदान करता है। अब ज्ञान का क्या मतलब है, सूचना से अधिक विस्तृत है ज्ञान। सूचना ज्ञान का एक अंग है, मतलब ज्ञान बहुत बड़ा होता है, सूचना ज्ञान के अंदर ही आती है। उसे समाज के बारे में, अब देखिए टीचर को बहुत सारी जानकारियाँ भी होनी चाहिए, साथ ही वह उसका महत्व, सीमाएं, उपयोगिता भी जानता हो, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। अब टीचर को पता ही नहीं होगा, मान लो कोई बच्चा पूछ लेगा, सर ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, अब टीचर को पता ही नहीं होगा तो क्या बताएगा टीचर। तो टीचर को जो है अपने सब्जेक्ट के ऊपर उसकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, उसको काफ़ी सारा ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों में ऐच्छिक परिवर्तन लाने के लिए उसे विषय सामग्री का ज्ञान होना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप यह परिवर्तन आ सकता है। अब इसके बाद है आधुनिक मामलों का, जो करंट अफेयर है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए टीचर को। अब टीचर को ये पता होना चाहिए ना भाई, देश में दुनिया में क्या चला हुआ है, क्योंकि आजकल बच्चे भी न्यूज़ देखते हैं। आपको न्यूज़ से रिलेटेड ही क्लास में कुछ बात पूछ लिया, टीचर को पता ही नहीं है भाई क्या चल रहा है, तो टीचर क्या बताएगा। बाइनिंग तथा बाइनिंग के अनुसार शिक्षण एक प्रगतिशील व्यवसाय है और अध्यापक को सदा विद्यार्थी बने रहना चाहिए, मतलब टीचर को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए, उसको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यद्यपि यह सभी के लिए सत्य है, परंतु यह विशेषकर उनके लिए अधिक आवश्यक है जो सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं। वही व्यक्ति जिसे वर्तमान परिवर्तनशील जटिल समस्या के बारे में विद्यार्थियों के सामने व्याख्या करनी होती है। ऐसा करने के लिए अध्यापक को विभिन्न जटिल समस्याओं सहित इस समाज को समझना चाहिए। जब तक अध्यापक को आधुनिक मामलों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान नहीं दे सकता। कुल मिलाकर बात यह है, टीचर को पता होना चाहिए देश में दुनिया में क्या चला हुआ है, उसको करंट अफेयर का ज्ञान उसको होना चाहिए। इसके बाद आगे है सामान्य तथा प्रचुर शिक्षा की पृष्ठभूमि। वास्तव में तो जो ज्ञान है वो अपने आप में संपूर्ण है और इसे विभिन्न भागों में नहीं बांटा जा सकता। केवल इसे आसान बनाने के लिए विभिन्न विषयों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक अध्यापक को अपने विषय के अलावा मतलब और विषयों की भी नॉर्मल सी एक कॉमन सी जानकारी होनी चाहिए। उसमें अतीत के संबंध में वर्तमान की व्याख्या करने की योग्यता होनी चाहिए। उसे मानव जीवन से संबंधित सामान्य समस्या और घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। मतलब टीचर को ये नहीं है कि भाई अपने ही सब्जेक्ट की नॉलेज है, उसको और सब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे केमिस्ट्री की हम बात करें, अब केमिस्ट्री का टीचर है, उसको मैथ भी आना चाहिए क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसको फिजिक्स का भी पता होना चाहिए, कहीं पर कोई सा लॉ भी लग सकता है, ठीक है। उसके अंदर बायोलॉजी का भी, मतलब थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज उसको हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। अब आगे है समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का पठन पाठन। अध्यापक सदा एक विद्यार्थी है, उसे समाज के बारे में आधुनिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए उसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का अध्ययन करना चाहिए। मतलब टीचर, मान लो किसी की सरकारी नौकरी लग गई, टीचर बन गया, तो उसको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना। ये नहीं है कि भाई वो संतुष्ट हो गया, उसको न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गई, इनका भी पठन पाठन करना चाहिए ताकि उसको पता चल जाए भाई देश दुनिया में क्या चला हुआ है। वर्तमान दैनिक जीवन की समस्याओं का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। समाज का समाज के लिए समाज द्वारा अध्ययन है। शिक्षा अध्यापक को विषय वस्तु का विशेषज्ञ होने के साथ साथ उसे आधुनिक घटनाओं में अत्यधिक रुचि, मानव जीवन में विज्ञान की देन के बारे में गुण ग्राह्यता की भावना और वर्तमान जीवन की सामाजिक समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब टीचर को जो दैनिक जीवन की समस्या है उनका भी पता होना चाहिए। अभी जैसे मतलब हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें क्या चल रहा है उसका भी टीचर को पता होना चाहिए। तो देखिए ये हमने शैक्षणिक की योग्यता और अनुभव से संबंधित चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, आधुनिक
मामले या करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए टीचर को, और अपने सब्जेक्ट से अलावा जो और सब्जेक्ट है उनकी भी बेसिक नॉलेज उसको होनी चाहिए। समाचार पत्रों पत्रिकाओं का पठन पाठ करने वाला होना चाहिए टीचर, और जो दैनिक जीवन की समस्या है उसका भी टीचर को ज्ञान होना चाहिए। तो ये अध्यापक की पहला गुण हमने देखा है, शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव। इसके बाद दूसरा आता है व्यावसायिक आवश्यकता से संबंधित गुण। इसके अंदर पहला है विद्यार्थियों में या शिक्षार्थियों में रुचि। अब टीचर के अंदर पहला तो गुण यही है कि भाई उसका बच्चों में इंटरेस्ट होना चाहिए। अध्यापक को केवल अपने विषय में ही रुचि नहीं होनी चाहिए, उसकी बच्चों में भी रुचि होनी चाहिए। एक प्रसिद्ध कथन है, यदि अध्यापक ने राम को संस्कृत पढ़ानी है तो उस टीचर को संस्कृत और राम दोनों को जानना चाहिए, दोनों में उसकी रुचि होनी चाहिए। अब अध्यापक को प्रत्येक समय प्रत्येक स्थिति में शिक्षार्थियों का शुभ चिंतक होना चाहिए। उसे हर समय उनकी सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि यदि अध्यापक बच्चों से प्रेम करेगा तो बच्चे भी उससे प्रेम करेंगे, और यदि वह बच्चों से घृणा का भाव रखेगा तो बच्चे भी घृणा करेंगे। मतलब जैसा टीचर होगा वैसे ही बच्चे होंगे, जैसा टीचर बिहेव करेगा बच्चों के साथ तो बच्चे भी वैसा ही बिहेव करेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के शब्दों में, हमारे पुनर्गठित स्कूल का अच्छा अध्यापक बच्चों का प्रेम व विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। यह बात सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कही थी। एमर्सन का कथन है, शिक्षा का जो राज है वो विद्यार्थियों के सम्मान में छिपा हुआ है। अब विद्यार्थियों का सम्मान होगा तो वे शिक्षा भी जो अच्छे से ग्रहण करेंगे। इसके बाद आगे है मनोविज्ञान का ज्ञान। अब टीचर को मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी तो जो बीएड है, डीएड है, एमएड है, इसमें साइकोलॉजी रखी गई है, ताकि साइकोलॉजी का टीचर को पता हो कि भाई इस लेवल पर बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है, ये मेथड यूज करने हैं। अच्छी तरह पढ़ाने के लिए अध्यापक को मनोविज्ञान का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इससे वह यह जान सकेगा कि विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि है या नहीं है। मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको समझने में सहायता करता है। इसकी सहायता से अध्यापक विद्यार्थियों की प्रक्रियाओं के प्रयोजन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मनोविज्ञान अध्यापक को शिक्षार्थियों की क्या रुचियां हैं, प्रवृत्तियां, योग्यता, इन सब को टीचर समझ सकता है यदि उसको साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तो। इसके बाद देखिए कि रिसर्च माइंडेड टीचर होना चाहिए। अनुसंधान ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रत्येक स्थिति में एक ही शिक्षण विधि, मतलब टीचर ये नहीं है कि भाई एक ही मेथड से पढ़ाता रहे। उसको क्या करना चाहिए, कुछ अध्यापक एक ही बार नोट तैयार कर लेते हैं और उसको 10 साल 20 साल तक ऐसे यूज करते रहते हैं। मतलब टीचर को अपने जो मटेरियल है उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, भाई उसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है। किंतु अच्छा अध्यापक ऐसा नहीं करता कि भाई एक ही नोट को 10 साल तक यूज करेगा। वह क्या करता है, समय की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से अपना मेथड अपनाता है और उसमें बदलाव लाता रहता है। वह नवीन शिक्षण विधियों के बारे में रिसर्च करता रहता है। नए अनुसंधान एवं शिक्षा के बारे में जानकारी उसके व्यवसाय में उपयोगी सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त उसे समय की गति के अनुसार जो है चलने वाला अध्यापक उसको बनाएगी। इसके बाद आगे है जीवन के प्रति लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण। आधुनिक लोकतंत्रात्मक युग में अध्यापक के लिए जीवन के प्रति लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण रखना अत्यंत आवश्यक है। केवल ऐसा अध्यापक ही आज के युग में सफल हो सकता है। यह दृष्टिकोण बहुधा जन्मजात होता है जो समाज या माता पिता से प्राप्त होता है। जीवन के प्रति तानाशाही दृष्टि वाला अध्यापक वर्तमान कक्षा कक्ष में बुरी तरह असफल होगा, क्योंकि आज का प्रत्येक विद्यार्थी ये चाहता है कि उसके साथ लोकतंत्रात्मक व्यवहार किया जाए। तानाशाह अध्यापक को चाहिए कि वो अपने आप में सुधार करे और वर्तमान कक्षा कक्ष के अनुसार ढल जाए, तभी वह पाठकों के मन को जीत सकेगा और उन्नति प्राप्त कर सकेगा। मतलब एक डेमोक्रेटिक
आउटलुक टीचर का होना चाहिए। उसको बच्चों की जो भावनाएँ हैं, विचार है, ज़रूरतें हैं, इनको समझना चाहिए। बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी दी जानी चाहिए। ये नहीं है कि भई वो हिटलर बन जाए क्लास में। ऐसा तानाशाह टीचर को नहीं होना है। फिर देखिए व्यावसायिक गुणों में विषय वस्तु में निपुणता भी आती है कि अध्यापक को जो विषय उसको पढ़ाना है उसमें उसकी मास्टरी होनी चाहिए। यदि उसमें कोई कमी है, तो उस कमी को सुधारने का उसको प्रयत्न करना चाहिए। इससे संबंधित अन्य व्यक्तियों से सहायता, प्रेरणा मतलब टीचर कोई चीज़ नहीं पता है तो भाई दूसरे टीचर से पूछ सकता है, डिस्कशन कर सकता है। अब नॉर्मली देखा जाता है कि अध्यापक जो है, अपने विषय के प्रति पूर्ण तैयारी नहीं करते टीचर। कक्षा में पढ़ाने की अपेक्षा बच्चों के साथ ऐसे टीचर धोखा करते हैं। अब ऐसा अध्यापक विद्यार्थी फिर मुँह पे तो कुछ बोले नहीं गा, बाद में तो पीछे से तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना टीचर की। अब एक अच्छा जो टीचर होता है वो विद्यार्थियों से सम्मान। देखिए यहाँ पर थोड़ी-सी टाइपिंग मिस्टेक है। अब यहाँ पर आप ऐसे लिख लेना, जो इस तरह के टीचर हैं जो अपने सब्जेक्ट में निपुण नहीं है, अब उनको क्या बच्चे सम्मान नहीं देंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। एक अच्छा अध्यापक हमेशा अपनी तैयारी करके आएगा और फिर उचित ढंग से अच्छे से बच्चों को पढ़ाएगा। आगे देखिए शिक्षण पर विधियों पर अधिकार, मतलब उसकी अच्छी कमांड होगी, अच्छी पकड़ होगी शिक्षण विधियों के ऊपर। अब जो अध्यापक है उसको जो अलग-अलग तरह की प्रविधियाँ उनका पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब हमें पता है जो टीचिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो एक कला भी होती है ये, परंतु आधुनिक प्रविधियों से ही इस कला को उपयोगी और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षक को सभी प्रविधियों का ज्ञान होना चाहिए और कक्षा में देखिए जैसी परिस्थिति आती है, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से टीचर को जो है उन मेथड्स का, उन टेक्निक्स का प्रयोग कर सकता है। आगे देखिए पाठ्य सहायक क्रियाएँ, पढ़ाने के साथ-साथ जो अदर एक्टिविटी होती है उनमें भी इंटरेस्ट होना चाहिए टीचर का। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो पाठ्य सहायक क्रियाएँ हैं उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। अध्यापक को प्रत्येक प्रकार की जो पाठ्य सहायक क्रियाएँ हैं उनमें रुचि लेनी चाहिए, तभी वह एक अच्छा अध्यापक बन सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि समाज को अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता है। अध्यापक को पाठ्यक्रम के अंदर यदि निरस्ता है, बच्चे बोर हो रहे हैं, तो उसके लिए कोई और एक्टिविटी भी टीचर करा सकता है। एक चीज़ को समझाने के, पढ़ाने के हज़ारों तरीके होते हैं, तो टीचर को को-करिकुलर एक्टिविटी भी करानी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग बोलकर या लेक्चर से या एक्सप्लेन करके नहीं समझा सकते, कुछ करके भी दिखा सकते हैं। हम लोग कुछ अदर को-करिकुलर एक्टिविटी भी करा सकते हैं। आगे है आत्म विश्लेषण के लिए तैयार। अब टीचर को खुद को भी ये देखना है कि भई मुझे क्या आता है, ठीक है? क्या मैं बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकता हूँ? क्या मुझे अपने अंदर कुछ और सुधार लाना है? मतलब ऐसा होना चाहिए टीचर जो अपने अंदर भी झाँक सके। एक अच्छा अध्यापक आत्म विश्लेषण द्वारा अपने आप को सुधारने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वह अपनी कमियों को स्वीकार करने में संकोच नहीं करता। जब वह कभी गलत नहीं पढ़ाएगा तो फिर कभी उससे गलत पढ़ाया भी नहीं जाएगा और वो उसे ठीक करने में भी संकोच नहीं करेगा। ऐसा करने में उसका महत्व कम नहीं होता बल्कि उसकी प्रसिद्धि होती है। अतः अध्यापक को आत्म-विश्लेषण के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब प्राय देखने में आता है कुछ अध्यापक एक ही प्रकार की का कॉम्प्लेक्स उत्पन्न हो जाता है। अब कुछ टीचर होते हैं जो अपने आप को ये मानते हैं कि भई मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं तो ठीक हूँ अपने आप में, चाहे वो गलत भी बता रहे हो। तो ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए टीचर को। वे कभी नहीं मानते कि भई हम गलत कर रहे हैं। उनको यह धारणा अनुचित लगती है। तो इस धरती पर देखिए कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो अध्यापक कैसे पूर्ण हो सकता है? एक बड़ा अध्यापक वह है जो महसूस करता है कि भई उसको कम ज्ञान है। वो हमेशा अपना विश्लेषण करने के लिए तत्पर रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। अब टीचर को भी हमेशा कुछ न कुछ सीखना चाहिए। अब देखिए टीचर जो है वो उसके अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। समय का उसको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बच्चे भी फिर वैसे ही सीखते हैं। अब टीचर मान लो क्लास में 10 मिनट लेट आएगा डेली, या तो बच्चे भी फिर उसी हिसाब से ढल जाएँगे।
तो टाइम का जो है टीचर को ध्यान रखना चाहिए, अध्यापक को समय का पाबंद होना चाहिए। यदि अध्यापक स्वयं समय का पाबंद है तो फिर बच्चों के अंदर भी ऐसी आदत निर्माण हो जाएगी। अब यदि अध्यापक कक्षा में देरी से आएगा तो विद्यार्थियों को प्रभावित नहीं होंगे। अतः जो टीचर है वो समय का पाबंद होना चाहिए, तभी विद्यार्थी जो है उसका सम्मान करेंगे। आगे है बच्चे के व्यक्तिगत गुणों का सम्मान करने वाला। अध्यापक को हर एक बच्चे के जो व्यक्तिगत गुण हैं उनका सम्मान करना चाहिए। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस जो है हर एक बच्चों में होता है। किसी की पढ़ाई में रुचि होती है, किसी की स्पोर्ट्स में होती है, किसी की सिंगिंग में होती है, किसी की डांसिंग में होती है। तो हर बच्चे की जो विशेषताएं हैं, जो गुण है उसके अंदर, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। शैक्षिक कार्य में अध्यापक तथा विद्यार्थी का परस्पर विश्वास आवश्यक है। यदि अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत गुणों का ध्यान रखेगा, बच्चे किसी भी प्रकार की जो शिक्षा है, मतलब टीचर को है ना, बच्चे के ऊपर कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं थोपनी चाहिए। हर बच्चे का माइंड अलग होता है, किसी को एक बार में चीज़ें समझ में आती है, किसी को 2 बार में बताने से। तो थोपी की जो शिक्षा है उससे हम लोग वास्तविक ज्ञान या शिक्षा नहीं दे सकते। अब इसके बाद आगे आता है सहयोगात्मक दृष्टिकोण। प्रत्येक अध्यापक का दृष्टिकोण सहयोगात्मक होना चाहिए। उसे विद्यार्थियों, सहाध्यापकों, मुख्याध्यापकों, बच्चों के अभिभावकों को सहयोग देना चाहिए। स्कूल में प्रत्येक क्रिया परस्पर सहयोग से ही संपन्न होती है। अब प्राय संस्था के मुख्याध्यापक को यह कहते हुए देखा जाता है कि उन्हें संस्था को चलाने के लिए स्टाफ से कोई सहयोग नहीं मिलता। बहुत सारे स्कूलों में प्रिंसिपल हो गए या मुख्याध्यापक ये कहते हैं। सहयोग केवल एक पक्षीय नहीं होता। जब मुखिया अपने स्टाफ को निष्कपट होकर सहयोग देता है तो कोई कारण नहीं होता उसके अधिकारी उसके सम्मान में पीछे हटे। मतलब एक जो मुख्य अध्यापक है उसका भी भाई कोऑपरेटिव होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए औरों से। ऐसी ही बात कक्षा में भी स्थिति हो जाती है। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से सहयोग दे। इस प्रकार विद्यार्थी स्वाभाविक तौर पर ही उस प्रकार से, मतलब बच्चों का सहयोग, टीचर बच्चों का सहयोग देंगे तो बच्चे भी फिर टीचर को जो है सहयोग देंगे। आगे देखिए, टीचर की जो सोच है वो संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, पक्षपात से टीचर मुक्त होना चाहिए। अध्यापन कार्य अध्यापक से मांग करता है कि वह प्रत्येक प्रकार की संकीर्णता से मुक्त हो। उसे किसी भी प्रकार की राजनीति या धार्मिक संकीर्णता में नहीं उलझना चाहिए। उसे विद्यार्थियों को स्वयं का जो है स्वयं शुभ चिंतक बनाना है। मतलब खुद का, मतलब बच्चे जो हैं उसको ये सोचे भाई ये हमारा शुभ चिंतक है टीचर। कई बार विद्यार्थी धार्मिक या राजनीतिक विषय से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जो कि विवादास्पद होते हैं। तो अध्यापक को ऐसे प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार देना चाहिए कि भाई बच्चे जो है खुद से ही निष्कर्ष निकाल सकें। इसके बाद आ गया टीचर को ना हमेशा तैयारी करके आना। ये नहीं कि भाई ऐसे ही बुक उठा के आ गया क्लास में, ऐसा नहीं करना है। अध्यापक अपने व्यवसाय के साथ न्याय तभी कर सकता है जब वह कक्षा में पूरी तैयारी से आएगा, अर्थात कितनी भी उच्च शिक्षा योग्यता क्यों ना रखता हो टीचर, उसके लिए पहले तैयारी जरूरी है। पूर्ण तैयारी के माध्यम से ही वह अपने शिक्षक, मतलब यहाँ पे शिक्षण आएगा तो शिक्षण है उसको सही तरह से प्रस्तुत करने की योग्यता प्राप्त करता है। तैयारी के द्वारा वह कक्षा में जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने की कोशिश करता है और वो सफल भी हो जाता है। अब टीचर तैयारी करके आएगा तो अच्छे से पढ़ा देगा। इसके बाद आगे है एक सच्चा देशभक्त होना चाहिए टीचर को। अध्यापक जो होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है, उसकी सेवा ही देशभक्त के निर्माण में सहायता देती है। यह तभी संभव हो सकता है जब अध्यापक स्वयं देशभक्ति का आदर्श जो है विद्यार्थियों के सामने रखे। अध्यापक को राष्ट्र के हित के लिए अपने हितों की बलि देने के लिए हमेशा टीचर को तैयार रहना चाहिए। एक देशभक्त अध्यापक ही देशभक्त विद्यार्थी पैदा कर सकता है।
तो देखिए हमने यहाँ पर व्यवसायिक गुण देखे हैं टीचर के अंदर। तो टीचर की बच्चों में रुचि होनी चाहिए, साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए उसके अंदर, रिसर्च वाला एटीट्यूड होना चाहिए, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए। वही अपने सब्जेक्ट में भी टीचर को अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसको मेथड टेक्निक का ज्ञान होना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटियों में भी उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, समय का पाबंदी होना चाहिए। टीचर बच्चों के जो व्यक्तिगत गुण है उनका सम्मान करने वाला होना चाहिए, सच्चा देशभक्त होना चाहिए, और कक्षा में पक्षपात से मुक्त होना चाहिए टीचर। उसका सहयोगात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, और कक्षा शिक्षण से पहले जो है तैयारी करके आने वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई बिना ही तैयारी के टीचर आ जाए। तो इसके बाद आता है व्यक्तित्व से संबंधित गुण, कि भाई टीचर के अंदर पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अध्यापक का व्यक्तित्व आनंदप्रद और प्रभावशाली होना चाहिए। W.H. रायबर्न के कथनानुसार शिक्षण प्रक्रिया की सफलता अध्यापक उसकी योग्यता ये अध्यापक है उसकी योग्यता, ज्ञान तथा विशेषकर उसके व्यक्तित्व एवं उसके चारित्रिक गुणों पर निर्भर करती है। मतलब जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सफल कब होगी, जब टीचर उसकी योग्यता, उसका ज्ञान, उसका व्यक्तित्व, उसके चारित्रिक गुण ये सारे सही होंगे। इन्हीं के ऊपर जो है एक की जो टीचिंग प्रोसेस है उसकी जो सक्सेसफुलनेस है वो डिपेंड करती है कि भाई ये प्रभावी होगा या नहीं होगा। अब टीचर के अंदर व्यक्तिगत गुण होने चाहिए। पहला है उसका जो पर्सनल अपीयरेंस है, वो अध्यापक की जो आकृति है वो अध्यापक के समान ही होनी चाहिए। इसका मतलब है कि भाई उसकी वेशभूषा सही से होनी चाहिए। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई बहुत महंगे महंगे कपड़े पहन के आए टीचर, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई जैसे भी कपड़े पहने वे साफ सुथरे होने चाहिए और उसकी आकृति का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। टीचर जो है सादा जीवन होना चाहिए, उच्च विचार होने चाहिए और वैसा ही होना चाहिए। अब टीचर ये नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा फैंसी हेयर स्टाइल टीचर का ऐसा है या दाढ़ी वाड़ी रख रखी है। मतलब सही तरीके से होना चाहिए ताकि बच्चे भी फिर उसी को इमिटेट करके वैसा ही बन जाएंगे, वैसी ही चीज़ें सीखेंगे। मतलब एक सादा जीवन जो है होना चाहिए टीचर का, और अच्छे विचार उसके होने चाहिए। आगे है स्वस्थ मन। अब अध्यापक को स्वस्थ मन का स्वामी होना चाहिए, और यह तभी हो सकता है जब उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, तभी वह बच्चों के ऊपर अच्छा प्रभाव डालेगा। यदि वह प्रत्येक समय निराश, चिंताग्रस्त, असंतुष्ट रहेगा तो उसका मन फिर क्या होगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, और ऐसी स्थिति में फिर बच्चों के ऊपर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा। ये लगा लो टाइम ही वेस्ट होगा फिर इससे। तो आगे है स्वर और उच्चारण। अब अध्यापक का स्वर, जो आवाज़ है टीचर की, साफ सुथरी होनी चाहिए, बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, उसका उच्चारण भी सही होना चाहिए, उसके बोलने का जो ढंग है वो प्रभावशाली होना चाहिए। यदि इनमें उसे कहीं कोई कमी लगे तो फिर टीचर को वो कमी भी दूर करनी चाहिए। इसके बाद देखिए उसका करैक्टर है, जो चरित्र है वो टीचर का ऊंचा होना चाहिए, उसे संवेगों और भावनाओं का दास नहीं होना चाहिए, उसे दूसरों के समक्ष अच्छा उदाहरण उसको बनना चाहिए, उसके अंदर साहस, धैर्य होना चाहिए। इस संदर्भ में गांधी जी का कथन उल्लेखनीय है, ऐसे अध्यापक पर अफसोस है जो जबान से कुछ और पढ़ाता है परंतु उसके दिल में कुछ और रहता है। अब गांधी जी ने कहा है कि भाई ऐसे टीचर से हमें अफसोस है, अब जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है टीचर के। इसके बाद आगे है नेतृत्व के गुण। अध्यापक को प्रत्येक क्षेत्र में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। अध्यापन कार्य हो या किसी प्रकरण पर विचार विमर्श करना हो, पाठ्य सहायक क्रियाओं की व्यवस्था करनी हो, अर्थात जितने भी क्षेत्र है ना, इनमें अध्यापकों को क्या करना चाहिए, बच्चों का नेतृत्व करना चाहिए। यहाँ तक कि विद्यार्थियों की बढ़ती अनुशासनहीनता की समस्या जो है इसको भी नेतृत्व से ही सुलझाया जा सकता है। डॉक्टर बेलर्ड के कथन अनुसार
भावी अध्यापक अपने व्यक्तित्व से विद्यार्थियों को प्रभावित नहीं करेगा, जितना विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में प्रवेश करके प्रकाशमान दीपक और प्रेरणा स्रोत में ढूंढ लेगा। मतलब बच्चों की जो व्यक्तित्व है उसके अंदर टीचर को घुस जाना है। इसके बाद आगे है मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब अध्यापक के मुस्कुराते चेहरे से बच्चे क्या होंगे, फिर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर। ठीक है, बच्चे जो अट्रैक्ट होंगे टीचर की तरफ, उसको टीचर को पसंद करेंगे, उसमें विश्वास करने लगेंगे, उनका सहयोग देंगे और उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने की बच्चे कोशिश करेंगे। इसके बाद आगे है सकारात्मक दृष्टिकोण। अध्यापक के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अध्यापक का अपने विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि उसका दृष्टिकोण प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अब टीचर खुद ही बच्चों को कह देगा कि भाई ये विषय तो नीरस है और इस विषय को, इसका भविष्य में कोई स्कोप नहीं है, मतलब बच्चे फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे उस चीज़ को पढ़ने में। अब मान लो कोई टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है, अब बच्चों को बोलेगा कि भाई ये तो बात बीत गई, इतनी पुरानी बातें हम इनको पढ़कर क्या करेंगे, आज तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बच्चे खुद ही उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मतलब टीचर को एक पॉजिटिव रहना है पढ़ाते समय। अब आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भर। अध्यापक को अपनी योग्यताओं में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जिन उद्देश्यों को उससे जो है अपने विषय के लिए निश्चित किया है वह उसको सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। वह इसी आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता के बल पर अपने उत्तरदायित्व को ठीक ढंग से पूरा करने में सफल होगा। मतलब टीचर को खुद के ऊपर विश्वास भी होना चाहिए। आगे है संगठन की योग्यता। अध्यापक में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने की योग्यता होनी चाहिए। उसमें अपने काम को उत्तम ढंग से संगठित करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे अपना कार्य इस प्रकार करना चाहिए कि उसमें कम से कम टाइम लगे, कम से कम धन लगे और कम से कम ऊर्जा लगे। मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके टीचर पढ़ाए, ये उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद आगे है निर्देशन योग्यता। अध्यापक को तथ्यों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसमें निर्देश देने की अलौकिक बुद्धि व ज्ञान होना परम आवश्यक है। उसका महत्वपूर्ण कार्य कक्षा में समय समय पर निर्देश देना है और उसी निर्देश के आधार पर उसकी योजनाएं क्रियान्वित होती हैं। आगे है अनुकूलता एवं संसाधन युक्त। एक अध्यापक जिसमें संसाधन युक्त होने का गुण होता है, वह समय के अनुसार अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप विभिन्न संसाधनों का प्रबंधन कर सकता है और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। अध्यापक को सृजनशील एवं कल्पनाशील भी होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर वह विषय को रुचिकर बना सकता है। उसमें विषय सामग्री को एकत्रित करने, परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजना को ढालने और अपने अनुभवों के आधार पर परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता टीचर के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद आगे है आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। आत्म नियंत्रण से अभिप्राय है सभी परिस्थितियों में खुद के ऊपर कंट्रोल रखना। जब घटना चक्र अध्यापक की इच्छाओं व आशाओं के अनुकूल ना चल रहा हो, तो उस समय टीचर को शांत रहना चाहिए और अनुकूल समय आने का इंतज़ार टीचर को करना चाहिए। विभिन्न गतिविधियों में उसको खुद के ऊपर जो है टीचर का कंट्रोल होना चाहिए। फिर है सहानुभूतिपूर्ण एवं सूझबूझ योग्यता। इससे अभिप्राय विद्यार्थियों को भली भांति सोचने और अनुभव संबंधी योग्यता से है। विद्यार्थियों के प्रति उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। उसे समय समय पर विद्यार्थियों की कठिनाइयों को समझकर अपनी सूझबूझ से उन्हें दूर करने की कोशिश टीचर को करनी चाहिए। मतलब बच्चों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए टीचर की, और टीचर के अंदर सूझबूझ की योग्यता भी होनी चाहिए।
देखिए तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर हमने एक टीचर के अंदर व्यक्तित्व संबंधी गुण पढ़े हैं, जिसमें हमने उसका पर्सनल अपीयरेंस कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका मन कैसा है, उसके अंदर नेतृत्व के गुण, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसकी पॉजिटिव सोच, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर संगठन की योग्यता, खुद के ऊपर कंट्रोल, सहानुभूतिपूर्ण व सूझबूझ योग्यता, इनके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम लोग देखते हैं कि टीचर के अंदर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने के भी गुण होने चाहिए। अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान रखना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला है विद्यार्थियों के साथ संबंध। विद्यार्थियों के साथ कल्याण में रुचि होनी चाहिए टीचर की। अध्यापक की रुचि विद्यार्थियों के कल्याण में होनी चाहिए। उसे उनकी पढ़ाई, रुचियाँ, क्रियाएं, समस्याएं, इनकी ओर टीचर को ध्यान देना चाहिए। आगे है सहानुभूति एवं स्नेह। अध्यापक का विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहमयी व्यवहार होना चाहिए। उसे उनकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति सचेत होना चाहिए। उनके साथ ऐसा संबंध होना चाहिए जैसे कि माता पिता का अपने बच्चों के साथ होता है, ऐसा संबंध एक टीचर का बच्चों के साथ होना चाहिए। इसके बाद है सहज पहुंच, मतलब बच्चों के लिए अवेलेबल होना चाहिए टीचर, जब बच्चों को ज़रूरत लगे उससे कांटेक्ट कर सके। विद्यार्थियों की जो है अध्यापक तक पहुंच सहज होनी चाहिए। विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का संपर्क केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, कक्षा के बाहर भी जो है उनका संपर्क होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक सच्चा अध्यापक वह है जो तुरंत ही विद्यार्थियों के स्तर पर आ जाता है तथा अपनी आत्मा को उनकी आत्मा में उतार देता है और उसे अपने मन से समझता है। मतलब एक सही टीचर हुआ जो बच्चों के लेवल पर जाकर पढ़ाए या बच्चों के लेवल पर जाकर सोचे। आगे है बच्चे का सम्मान। अध्यापक को बच्चे के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। उसे बच्चों के मनोविज्ञान को समझना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में अध्यापक का धर्म आदेश देना, प्रभुत्व स्थापित करना नहीं है। उसका कार्य है सहायता करना, बच्चों से प्रेम करना, उस पर विश्वास करना और उनका सम्मान करना। आगे देखिए व्यक्तिगत ध्यान। अध्यापक को व्यक्तिगत ध्यान के सिद्धांत का भी अनुसरण करना चाहिए। विशिष्ट बालकों की ओर ध्यान देना चाहिए। उसे उनकी समस्याओं को सावधानीपूर्वक जो है सुनना चाहिए और उनके समाधान के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। मतलब जब पढ़ा रहा है तो ये नहीं कि भाई आगे के दो दो चार बच्चे हैं केवल उन्हीं पर ध्यान हो, नहीं, हर एक बच्चे पर इंडिविजुअल ध्यान भी उसको रखना है। फिर है उत्तम व्यवहार। अध्यापक को बच्चों के साथ उत्तम व्यवहार करने में विश्वास करना चाहिए। यद्यपि उसे किसी भी विद्यार्थी के साथ पक्षपात का व्यवहार है वो नहीं करना चाहिए। उसे अध्यापक का मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक होना चाहिए। फिर आगे है एक अच्छे उदाहरण के रूप में। अब अध्यापक का चरित्र, उसका व्यवहार, उसकी जो बातचीत करने की विधि है, उसकी रुचियाँ अरुचियाँ, उसका जो स्वभाव है, उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं, इन सभी चीज़ों का बच्चों के व्यवहार के ऊपर भी असर पड़ता है। इसीलिए अध्यापकों को क्या होना चाहिए, बच्चों के लिए आइडल होना चाहिए। तो आइडियल होना चाहिए। विद्यार्थी जो है अपने अध्यापक का सम्मान करेंगे जब वह स्कूल के नियमों का पालन करेगा, समाज में दूसरों के प्रति शिष्टाचार और नम्रता का प्रदर्शन करेगा। मतलब बच्चों के लिए एक आदर्श होना चाहिए टीचर। फिर आदर्श मानेंगे तभी तो टीचर से जितनी भी अच्छी चीज़ें होंगी वो सीख लेंगे। विद्यार्थियों के लिए प्रेरक, इंस्पायरिंग होना चाहिए एक टीचर बच्चों के लिए। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अधिगम के लिए प्रेरित करे। उनसे स्वयं जो है शिक्षा, आलोचना, खुद शिक्षा, स्व आलोचना, आत्म सुधार के लिए बच्चों को प्रेरित करें।
तो देखिए ये पॉइंट हमने विद्यार्थियों के संबंध में पढ़े हैं कि भाई बच्चों का सम्मान करने वाला होना चाहिए टीचर, उनके प्रति सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए, उनके कल्याण में रुचि लेने वाला होना चाहिए, उनके ऊपर व्यक्तिगत ध्यान देने वाला होना चाहिए, ठीक है, उनके लिए इंस्पायरिंग होना चाहिए। अब हम देखते हैं सहाध्यापकों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए। एक टीचर है, उसके जो कलीग टीचर हैं उनके साथ उसके कैसे संबंध होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सहायता व सहयोग, और जो टीचर हैं उनसे सहायता लेनी चाहिए या उनको ज़रूरत पड़ने पर सहायता देनी चाहिए। उनके साथ जो है एक सहयोग की भावना रखनी चाहिए। स्कूल शिक्षा एक सहयोगी कार्य है। कोई भी अध्यापक दूसरों की सहायता के बिना सफल नहीं हो सकता। इसीलिए उसे अपनी सहयोग व सहायता में विश्वास रखते हुए दूसरों के साथ मिलकर साधारण कार्यक्रम टीचर को बनाने चाहिए। आगे है सहायता के लिए प्रशंसा। अब जो टीचर, मान लो किसी टीचर को दूसरे टीचर से मदद मिली है तो उसकी वही प्रशंसा भी करनी चाहिए, उसको क्रेडिट भी तो देना चाहिए ना। अध्यापक को अपने साथियों की सहायता के लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। उसे अपने उत्तरदायित्व को अपने जो और उसके साथी हैं उनके ऊपर थोपना नहीं चाहिए। टीचर को देखिए मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। अध्यापक को स्टाफ के साथ जो है मतभेद नहीं करना चाहिए, या मतभेद जो है मतलब एक टीचर की किसी दूसरे टीचर से कुछ खास होनी है तो बच्चों से उसका डिस्कशन नहीं करना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उसे किसी भी अध्यापक का पक्ष लेने के लिए उत्तेजित नहीं करना चाहिए। मतभेद के चलते अध्यापक को मर्यादा का पालन करना चाहिए। इसके बाद देखिए चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए टीचर को। अध्यापक को अपने साथियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। सभी अध्यापकों को महसूस करना चाहिए कि वह कुछ साधारण उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हैं। हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अध्यापक को अपने जो सह अध्यापक है उसके काम में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए जब तक इसके लिए कोई सरकारी कर्तव्य की मांग ना हो। इसके बाद देखिए गुटबाजी नहीं, अध्यापक को गुटबाजी नहीं करनी है, उसे स्पष्ट और उदारतापूर्वक विचार विमर्श द्वारा झगड़ों को सुलझाना है। तो देखिए टीचर के बच्चों के साथ कैसे संबंध रखने हैं, अपने जो और साथी टीचर है उसके साथ कैसे संबंध रखने हैं। इसके बाद आते हैं जो और अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनके साथ कैसे संबंध रखने हैं। अध्यापक को चाहिए कि वह मुख्य अध्यापक तथा निरीक्षक निरीक्षक जो हैं उनको अपना मित्र, मार्गदर्शक समझे। उसे उनका आज्ञाकारी होना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करना चाहिए। प्रशासन के सहज संचालन के लिए सहयोग आवश्यक है। संस्था का मुखिया परिवार के मुखिया की तरह होता है, इसीलिए उसका सम्मान करना प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य है। स्कूल के अध्यापकों को चाहिए कि वह मुख्य अध्यापक को यह विश्वास दिलाए कि वे उसके शुभचिंतक हैं। द्वेषपूर्ण व्यवहार स्कूल के प्रशासन पर भी दुष्प्रभाव डालता है। इसके बाद आगे देखते हैं अभिभावकों के साथ संबंध। अध्यापक का विद्यार्थियों के जो अभिभावक है उसके साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। अभिभावकों के सहयोग द्वारा बच्चों के जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को समझने में टीचर की मदद होती है, और इसके लिए उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना भी सरल हो जाता है। अभिभावकों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अध्यापकों को निम्नलिखित साधन अपनाने चाहिए। अब टीचर कैसे कैसे अध्यापक के साथ, मतलब अध्यापक जो है वो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ कैसे रिलेशन अच्छे बिठा सकता है, इसके लिए प्रगति रिपोर्ट भेज सकता है, ठीक है, या बच्चे के घर पर जा सकता है, या जो कोई फंक्शन वगैरह है उसमें बच्चों के माता पिता को इनवाइट करके कर सकता है। आगे है अभिभावक अध्यापक संघ का संगठन। अध्यापक क्या कर सकता है, जो एक एसएमसी भी होती है स्कूल के अंदर, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, और उसमें बच्चे के जो माता पिता होते हैं वही सदस्य बनते हैं। तो अध्यापक द्वारा अभिभावकों को शिक्षित भी किया जाना चाहिए। अध्यापक को अभिभावकों के साथ बातचीत करनी चाहिए, उनकी शिकायतें सुननी चाहिए, बच्चों के संबंध में उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए, और बच्चों के कल्याण के लिए
उन्हें सचेत करना चाहिए। मतलब एक टीचर जो है वो बच्चे के माता-पिता से बातचीत उसको करनी चाहिए, उनकी शिकायतें सुननी चाहिए, बच्चे के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। आगे है देखिए समुदाय के साथ, अब टीचर है वो, अब आप ये सारी चीज़ें है ना आप आपने सोच कर भी लिख सकते हैं। मान लो आप जब स्कूल में थे तो आपके टीचर के संबंध किस-किस से थे? हेडमास्टर से और साथियों से या स्कूल के अन्य कर्मचारी उनसे, और इसके अलावा टीचर के बाहर से समुदाय के जो लोग होते हैं उनसे भी तो संबंध होते हैं। समुदाय के साथ अच्छे संबंध रखने और स्कूल को सामुदायिक विकास का केंद्र बनाने में अध्यापक का विशेष उत्तरदायित्व होता है। उसे स्कूल तथा समुदाय की आवश्यकताओं को समझकर उनके अनुसार भिन्न-भिन्न कार्यक्रम तैयार करने होते हैं। वह समुदाय के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकता है। अब टीचर समुदाय के लिए क्या-क्या काम कर सकता है? जैसे जब आपातकाल आता है तो समाज की सेवा टीचर कर सकता है। अभी पीछे आपने देखा था जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो टीचर्स की भी ड्यूटी लगी थी, कहीं हेल्पलाइन में लग गई या कहीं स्कूलों में, सॉरी उसमें हॉस्पिटल्स में लग गई। तो समाज की सेवा भी तो टीचर कर सकता है ना ज़रूरत आने पर। और मेले त्योहारों में समाज सेवा कर सकता है। सफाई, स्वास्थ्य की देखभाल आदि के लिए कार्यक्रम में सेवा कर सकता है। जैसे बच्चों की रैलियाँ वगैरह निकाली जाती है, समाज को जागरूक करने के लिए अभियान वगैरह चलाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी टीचर अपनी मदद कर सकता है। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों को संगठित कर सकता है और वही प्रौढ़ों के लिए खेलों, टूर्नामेंट इनका संगठन कर सकता है। फ़िल्मों, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों को टीचर संगठित कर सकता है। फिर है समुदाय द्वारा स्कूल के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए। अब देखिए समुदाय जो है, समुदाय स्कूल के लिए क्या-क्या काम कर सकता है? समुदाय की भी तो कुछ ड्यूटी बनती है ना, तो समुदाय को जो स्कूल या कैंपस है उसकी देखभाल करनी चाहिए। जो लाइब्रेरी है उसकी जो पुस्तकें हैं, फर्नीचर है या दूसरा सर्विस साधन है स्कूल के या स्कूल की बिल्डिंग है, उसका विस्तार करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प देनी चाहिए ना, समुदाय को पैसे वगैरह देने चाहिए। ज़रूरतमंद और गरीब बच्चे हैं उनको सहायता दी जा सकती है, उनको भाई जूते, ड्रेस, कॉपी, किताबें इस तरह की चीज़ें उनको दी जा सकती हैं। अध्यापक को समुदाय का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। उसे भिन्न-भिन्न संगठनों में इतनी रुचि लेनी चाहिए जितनी एक डॉक्टर, इंजीनियर या व्यापारी लेता है। समुदाय में सक्रिय सहभागिता लेकर ही वह उसमें उचित स्थान प्राप्त कर सकता है। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा है कि एक अच्छे अध्यापक के अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ अध्यापक के कार्य है। इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो डाली हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये हमने लॉन्ग आंसर टाइप करा है। ये लगा लो आपके एग्ज़ाम में आएगा तो ये 16 या 20 मार्क्स में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।